हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त महक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास भारत का। आगे जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। कब और कैसे ये हमारे देश का, हमारे संविधान का एक हिस्सा बने, आइए जानते हैं। किसी भी देश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक होते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह एक प्रतीक या मुहर है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बना रही हूँ, इसीलिए पहले पार्ट में हम कुछ राष्ट्र चिन्हों के बारे में बात करेंगे और बाकी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान रूप में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। भारत के राष्ट्र ध्वज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चलो शुरुआत से जानते हैं कि इस ध्वज के इस वास्तविक रूप ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले, हरे रंग की क्षितिज पट्टियों में बनाया गया था। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज, चांद बनाए गए थे और बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। भारतीय ध्वज को मैडम कामा और उसके क्रांतिकारी मित्रों द्वारा फहराया गया था। ये लगभग पहले ध्वज जैसा ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी में केवल 1 कमल और 7 तारे थे, जो सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। तृतीय ध्वज को तब फहराया गया जब 1917 में भारतीय राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षितिज पट्टियाँ एक के बाद एक थी और इस पर 7 सितारे भी बने हुए थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। एक कोने पर सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। ध्वज का चौथा चित्र आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों में बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रकृति का संदेश देने वाला चरखा होना चाहिए। 1931 को इस ध्वज को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया और अंततः इस ध्वज को स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा की। भारत के अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी समझती है और अधिकांश हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी हिंदी राजकाज की भाषा मात्र है। हालांकि ये बात नहीं है कि इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। 1946 से 1949 तक जब संविधान की रूपरेखा तय की जा रही थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित कई नेता हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के पक्ष में थे, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा
हिंदू और उर्दू का मिश्रण थी। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो इतनी नफ़रतें भरी हुई थी कि काफ़ी लोगों का मत था कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि शुद्ध हिंदी, जो कि संस्कृत निष्ठ है, भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। जबकि दक्षिण भारतीय तो हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों के ही खिलाफ थे। इस बहस के दौरान आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और संविधान लागू होने के 15 सालों तक यानी 1965 तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेज़ी में ही किया जाएगा। इसके बाद जब 1963 आया तो नेहरू जी ने इस बात के साफ संकेत दिए कि आधिकारिक तौर पर सभी तरह का संचार हिंदी में ही किया जाएगा और अंग्रेज़ी को एक सहायक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 26 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने का फैसला कर ही लिया था, पर उससे पहले ही दक्षिण की राजनीतिक पार्टी डीएमके ने इसका कड़ा विरोध किया। काफ़ी विरोध के चलते शास्त्री जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम संदेश में साफ किया कि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल तब तक किया जा सकता है जब तक जनता चाहे। साथ ही गैर हिंदी भाषियों के डर को दूर करने के लिए आश्वासन दिया कि हर राज्य खुद तय कर सकता है कि वह किसी भाषा में सरकारी कामकाज या संचार करना चाहता है। यह वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है या अंग्रेज़ी भी। साथ ही केंद्रीय स्तर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी मुख्य तौर पर कामकाज और संचार की भाषा होगी। तो इतने कड़े विरोध के बाद हिंदी को राज्य भाषा का तो अधिकार मिला पर राष्ट्रभाषा का नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी भी शामिल हैं। अदालत द्वारा यह साफ किया हुआ है कि ये सभी भाषाएं बराबर हैं, कोई भी भाषा किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रीय पक्षी पर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 26 जनवरी 1963 में मिला। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पिफॉल या पिकॉक कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का कारण केवल उसकी खूबसूरती ही नहीं है बल्कि और भी कारण हैं। भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक ऊटाकामुंड में हुई, जहां पर मोर के अलावा सारस क्रेन, ब्राह्मणी काइट, बस्टर्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई। पर इन सब में से मोर को चुना गया क्योंकि इस चुनाव के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी। जिसे भी राष्ट्रीय पक्षी चुना जाए उसका देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन पे डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा यह पूरी तरीके से भारतीय परंपरा का हिस्सा भी होना चाहिए। ये तो थी गाइडलाइंस। इसके अलावा मोर को हिंदू धर्म कथाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो सिक्के चलते थे उसमें भी मोर अंकित हुआ करता था। बादशाह शाहजहां का जो राज सिंहासन था उसकी शक्ल मोर की ही थी। 2 मोरों के बीच बादशाह की गद्दी थी जिसे तख्त ताऊस कहा जाता था, जहां ताऊस का अरबी में अर्थ मोर है। ये तो थी मोर की कहानी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल कब घोषित किया गया तो इसका कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि कब किस वर्ष कमल को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। इसके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कभी भी कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प नहीं घोषित किया है। और वहीं भारत से जुड़ी वेबसाइट noindia.government.in पर कमल को भारत का राष्ट्र पुष्प बताया गया है। स्कूली किताबों में भी हमने यही पढ़ा है। यह एक पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है
और भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक भी यही है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद अर्थात जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, 1950 में इसे संविधान में राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा मिला। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस पैंगलेसिस है। बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा और विशालकाय बरगद का पेड़ द ग्रेट बनियान ट्री कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। इसकी उम्र लगभग 250 साल से भी अधिक है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और यह बरगद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी प्रतीक चिन्ह है। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का पेड़ एक उत्तम औषधि भी है। बरगद की छाल, बरगद का फल, बरगद के बीज, बरगद का दूध सब काफ़ी रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं और बढ़ते हुए धीरे धीरे धरती के भीतर घुस जाती हैं एवं स्तंभ बना देती हैं। इसका फल छोटा और गोलाकार होता है जो लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है जो बहुत छोटा होता है। इसकी पत्ती चौड़ी और अंडाकार होती है। पत्ती शाखाओं को तोड़ने से दूध निकलता है जिसे लैटेक्स अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। बाकी राष्ट्र चिन्हों के बारे में हम मेरे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।